नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी हिंदी की वीडियो है जो KVS PRT के लिए है, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आपको अन्य सारी वीडियोज़ देखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, वो साहित्य से संबंधित भी हैं और व्याकरण से संबंधित है, तो देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है। कहता है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो क्या यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है? तो नीली कमीज वाले को यह कलम दे दो, यह मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द सही है? तो कौन सा शब्द सही है? स्वातंत्र या स्वातंत्र्य, स्वतंत्र या फिर स्वतंत्र? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वातंत्र्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है। भौरा का सही पर्यायवाची बताइए। तो भौरा का सही पर्यायवाची बताना है कुंज, आली, भ्रमर या फिर खद्योत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भौरा का भ्रमर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य छाटिए। तो शुद्ध वाक्य छाटना है वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है या फिर वाह प्रश्नवाचक चिन्ह कितना सुंदर दृश्य है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें मात्रा भी देख लीजिए और जो चिन्ह लगाए गए हैं वो भी ध्यान से देख लीजिए। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द की संज्ञा भेद है। तो संज्ञा भेद बताना है। तो क्या यह जातिवाचक है, गुणवाचक है, भाववाचक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, यह किस प्रकार का संज्ञा भेद है? क्या जातिवाचक है, गुणवाचक है, भाववाचक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह भाववाचक है, प्यारी भाववाचक होता है स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक या फिर सकर्मक? तो बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा होगा बालक पुस्तक में, तो इसमें सकर्मक होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो बताना है कौन सा अलंकार होगा नवल सुंदर श्याम शरीर में। उपमा अलंकार, उल्लेख अलंकार, रूपक या फिर अतिशयोक्ति अलंकार? तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है। संरक्षक की संधि विच्छेद होगा। तो संरक्षक का संधि विच्छेद क्या होगा? संधन रक्षक, सुधन रक्षक, समधन रक्षक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समधन रक्षक होता है संरक्षक। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? तो कौन से समास में कोई प्रधान पद नहीं होता है? क्या बहुव्रीहि में, द्विगु में, द्वंद्व में या फिर कर्मधारय में? तो बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बहुव्रीहि समास में। प्रश्न नंबर 14 है। बर्फीले तूफान के कारण सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो इसमें कौन सा वाच्य है ये बताना है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बर्फीले तूफान में के कारण सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसमें कर्तृवाच्य होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। ऐसा दृश्य जिसे देखकर हंसा जाए उसे क्या कहेंगे? ऐसा दृश्य जिसे देखकर हंसा जाए, क्या उसे सर्कस कहते हैं, हृदय विदारक कहते हैं, प्रहसन कहते हैं या फिर धारावाही कहते हैं? तो क्या होगा वैसा सटीक उत्तर? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, जिसे देखकर हंसा जाता है उसे प्रहसन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हृदय विदारक वो होता है जिससे कोई घटना घट जाती है तो देख के सब भाव विभोर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। थका ऊँट सराय ताकता का सही अर्थ होगा। थका ऊँट सराय ताकता, इसका सही अर्थ क्या होगा?
ऊँट को कम खाना देना, थकने पर विश्राम की जरूरत पड़ती है, अधिक प्यास लगना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है, थकने पर विश्राम करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह कहा गया कि थका ऊँट सराय ताकता। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, चिरंतन का विलोम है। तो चिरंतन शब्द का विलोम बताना है, चिंता न करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर या फिर चिता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चिरंतन का मतलब होता है नश्वर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18, उबटन का जो शब्द है उसका तत्सम रूप होगा। तो उबटन का तत्सम रूप क्या होता है, ऊर्ध्वटन, उपलेपन, उपलेपन या फिर ऊर्ध्वतन। तो उबटन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऊर्ध्वतन तत्सम रूप होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19, श्मश्रु, जो श्मश्रु है इसका तद्भव रूप बताना है। तो श्मश्रु का मूछ होता है, अजु होता है, आंसू या फिर ससुर। तो ससुर का तो श्वसुर होता है तत्सम, आंसू का अश्रु होता है, परंतु यह जो श्मश्रु है इसका मूछ होगा, ऑप्शन नंबर ए से होगा, मूछ का श्मश्रु। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय चिन्हित है। चर्मकार और प्रभाकर ये दो शब्द हैं, चर्मकार प्रभाकर, इनमें प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है, क्या या ई प्रत्यय है या फिर कार कर प्रत्यय है, वान आड़ी प्रत्यय है या फिर त्व तर प्रत्यय है। तो जैसा कि इसमें पता चल चुका होगा आप लोगों को कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, चर्म में कार प्रत्यय है और प्रभा में कर प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार और कर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21, अति उपसर्ग का अर्थ है। तो अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अधिक, सामीप्य, पीछे या फिर और। तो नहीं कहते हैं अति हो गया, तो अति का मतलब होता है अधिक होना। आप ऑप्शन नंबर ए से होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22, रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कारक बताना है। तो रमा विद्यालय से घर जाती है, क्या अपादान कारक होगा, कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा या फिर संबंध कारक होगा। तो रमा विद्यालय से जाती है, यहाँ से उसका अलगाव हो रहा है, तो अपादान कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, ये दूसरी सीरीज का है प्रश्न, निम्नलिखित में कर्तृवाच्य का चयन कीजिए। तो कर्तृवाच्य का चयन करना है, राघव द्वारा अपील दायर की गई, प्रियंका मिनटों पर सारे गुलाब जामुन खा गई, मंत्री द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया, पीठ में दर्द के कारण वह देर तक बैठ नहीं सकता। तो कर्तृवाच्य कौन सा होगा इसमें ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रियंका मिनटों में सारे गुलाब जामुन खा गई, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने नए शब्द को कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए शब्द जो सार्थक शब्द, उन्हें क्या कहते हैं, छंद, अव्यय, संधि या फिर समास। तो जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द बनते हैं उन्हें समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं बताना है, नासिके कहलाते हैं, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य। तो कहते हैं एदैतो कंठ तालु, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंठ तालव्य कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है। तो कौन सा है जो स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण दंत्य व्यंजन है। तो क्या भ है, द है, थ है या फिर ह है। तो ऐसा शब्द बताना है, अक्षर जो स्पर्श भी हो, घोष, महाप्राण और दंत भी हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, ये थोड़ा नीचे हो गया है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इनमें कौन सा अलंकार है, क्या दृष्टांत अलंकार है, मानवीकरण, संदेह या फिर विरोधाभास। तो इसमें मानवीकरण अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी। कहा कि विजय लक्ष्मी सी उदित हुई, उषा सुनहले तीर बरसती, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है,
पत्र का सही पर्याय होगा। तो पत्र का सही पर्याय क्या होगा? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पत्र का सही पर्याय पन्ना पंख मोती, पानी पत्र सूर्य, पन्ना साप पवित्र, या फिर पत्ता चिट्ठी पंख। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जो पत्र का सही पर्याय होगा? तो पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है और पन्ना भी होता है, पंख भी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा गुण सही है? तो बताना है कौन सा जोड़ा सही है। घट का घड़ा होता है, राह का रक्षा, धन्या का धनिया और वटी का बड़ी। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो घट का घड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सही होगा, यही सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भारत के सम भारत है, उपमान कोई अन्य है। और प्रश्न नंबर 8 है कि भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है? क्या अनन्वय है, संकर है, मिलित है या फिर काव्यलिंग अलंकार है? तो इसमें अनन्वय अलंकार होता है, जिसकी तुलना की जाती है उसी की तुलना उसी से की जाती है। जैसे भारत के सम भारत है, भारत की तुलना भारत से ही की गई है, इसलिए यहाँ पे अनन्वय अलंकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उ है, उच्च है, उत है या फिर उच्च है? तो बताना है कौन सा उपसर्ग लगा है। तो उत्तंचारण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो रवैया बना है, डटैया बना है, बचैया बना है या फिर खवैया बना है? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो खाने में वैया लगाने से खवैया हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? तो बताना है जो सरस्वती का गलत पर्यायवाची है कौन है। शारदा, भामा, भारती, वागीश्वरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो भामा है यह नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। उत्तर और पश्चिम की दिशा के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या आग्नेय कहते हैं, ईशान कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं, फिर वायव्य कहते हैं? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उत्तर और पश्चिम की दिशा को वायव्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पूर्व और उत्तर की दिशा में आग्नेय होता है, पश्चिम उत्तर में वायव्य होता है, दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य होता है और उत्तर पश्चिम में वायव्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है। नकार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का अभिप्राय है। तो नकार खाने में तूती की आवाज़, इस मुहावरे का क्या अभिप्राय है? तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, नकार खाने में तूती नहीं बोलती, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है ये बताना है। गुरुपदेश, सदैव, जलौध, परमौदार्य। दोस्तों सदैव, जलौघ, परमौदार्य में तो वृद्धि संधि है, परंतु गुरुपदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। कीर शब्द का अर्थ है। तो कीर शब्द का अर्थ क्या होता है? कील होता है, कीड़ा होता है, तोता या फिर हाथी? तो कीर का जो होता है वह तोता होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24 है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर अव्यय है? तो जो व्याकरण की दृष्टि से बताना है प्रेम शब्द वह भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे है यह किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना है। क्या उत्तम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, अन्य पुरुष का है, फिर इनमें से कोई नहीं?
तो यह उत्तम अन्य पुरुष का होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया क्या प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या फिर पूर्वकालिक क्रिया है? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। वह घर पहुंच गया, तो इसमें संयुक्त क्रिया होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है ये बताना है। क्या ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर अवधी है? तो बताना है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली अवधी नहीं होती है, क्योंकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी यह पूर्वी हिंदी की बोली होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी छांटना है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप या फिर हिरण्यकश्यप। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हिरण्यकशिपु होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिरण्यकशिपु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है ये बताना है। क्या कर्म कारक है, अपादान है, अधिकरण है या फिर संबंध है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से लगाव संबंध काकी के रानी नानी ने अधिकरण में पेपर। तो अगले साल में आएगा, इसलिए यहाँ पर अधिकरण होगा, ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये अगली सीरीज का पहला प्रश्न है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है, जो अत्यंत शब्द है वह किस प्रकार की शब्द है? तो बताना है संज्ञा है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है या फिर समुच्चय बोधक है? तो माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, तो अत्यंत जो है वह क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताती है कि वह अत्यंत सुंदर गाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रियंका बहुत कुशाग्र लड़की है, तो कुशाग्र लड़की है इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो इस वाक्य में प्रविशेषण बताना है कौन सा होगा। तो क्या प्रियंका होगा, कुशाग्र होगा, लड़की होगा या फिर बहुत होगा? तो जो इसमें बहुत होगा यह ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रियंका बहुत कुशाग्र लड़की है, यहाँ पे बहुत प्रविशेषण है और जो कुशाग्र है यह उसकी विशेषता है, और विशेषता की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत प्रविशेषण होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो भूतकालिक भेद बताना है सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या फिर संदिग्ध भूत है? तो मैं खाना खा चुका हूँ यह पूर्ण भूत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूर्ण भूत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पिता पुत्र को पालता है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? पिता पुत्र को पालता है, क्या संप्रदान है, अपादान है, कर्म है या फिर संबंध है? तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो इसमें संप्रदान कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पिता पुत्र को पालता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग को अलग कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है, क्या सामग्री होगा, स्वामी होगा, स्वाभिमान होगा या फिर अग्रज होगा? तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है उसे बताना है। तो सामग्री जो होता है वह स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? प्रेस है, वर्ग है, गण है या फिर लोग है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो वर्ग होता है यह समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। आचार शब्द के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? तो क्या निर लगा देंगे तो आचार का अर्थ जुल्म हो जाएगा, या फिर अन लगाएंगे, दुर लगाएंगे या फिर अति लगाएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा,
अति, अति लगाएंगे तो अति लगाने से अत्याचार हो जाता है, तो इसका अर्थ जुल्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मालिन में, पराजय में, कुरूप में या फिर सजीव में? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मालिन में, माल में, माली में इन प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? जो विभावरी शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, देशज है, संकर या फिर तत्सम है? तो जो यह विभावरी है वह तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, इमाम बाड़ा शब्द किस भाषाओं से मिलकर बना है? क्या अरबी व हिंदी से मिलकर बना है, अरबी और फारसी से, हिंदी और तुर्की से या फिर यूनानी और हिंदी से? तो इमाम बाड़ा किससे मिलकर बना है? तो अरबी और हिंदी से मिलकर बना है। इमाम जो अरबी है, बाड़ा हिंदी शब्द है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है, ये बताना है। घृत का घी होगा, उट का ऊँट होगा, त्वरित का तुरत होगा या फिर तिक्त का तीता होगा? तो बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऊँट का जो होता है उट्र नहीं ऊष्ट्र होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में अवधी भाषा का कवि कौन है? तो अवधी भाषा के कवि कौन है ये बताना है। क्या रसखान है, सूरदास है, तुलसीदास या फिर रहीमदास? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अवधी भाषा के कवि तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सौम्य शब्द का विलोम होगा। तो सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है? सौभाग्य, उग्र, शत्रु या फिर दुराशय? तो सौम्य का विलोम उग्र होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उग्र। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, जहरीले नाग को सामने देखकर रश्मिका डॉट 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 रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा, ये बताना है। तो जहरीले सांप को देखकर रश्मिका खून खौल उठा या फिर खून सूख गया, खेल बिगड़ गया या फिर कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जहरीले सांप को सामने देखकर रश्मि का खून सूख गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या शुद्ध वर्तनी की ये तहसीलदारी है या फिर तहसीलदारी है, तहसीलदारी या फिर तहसीलदारी? तो बताना कौन सा ऑप्शन शुद्ध होगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तहसीलदारी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो बताना है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ख, घ, ज और झ। तो महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ज जो होता है महाप्राण ध्वनि नहीं होता। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन कौन सा है? ट ठ ड ढ ढ, च छ ज झ, त थ ट ट ट थ द ध या फिर प फ ब भ? तो बताना है तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इचू जैसा नाम तालु, जिसमें ई और बड़ी ई, च छ ज झ यहाँ आता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 है, यदि ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः य और र में हो जाता है। यह किस संधि का उदाहरण है? तो ई का य और उ का व हो जाता है, तो ई को यड़ची यण संधि होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यण संधि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19, उपकुल में कौन सा समास है? तो उपकुल में समास बताना है। तो क्या द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, अव्ययी होगा या फिर तत्पुरुष होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उपकुल में जिसमें पहला पद अव्यय होता है तो अव्ययीभाव समास होगा, ऑप्शन नंबर ए सही, बी सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20, वह आया होगा वाक्य की पहचान करें। तो वह आया होगा किस प्रकार का वाक्य है? संदिग्ध वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान या फिर तात्कालिक वर्तमान? तो वह आया होगा ऐसी संभावना की जा रही है, तो इसमें संदिग्ध नहीं होगा, संभाव्य होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संभाव्य वर्तमान।
आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, विधि के अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसका चयन कीजिए। तो विधि के अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, जो उसका चयन करना है, तो ब्रह्मा है, कानून, अवधि या फिर पद्धति। तो कौन सा ऑप्शन गलत होगा ये बताना है। तो अवध जो होता है यही गलत है, अवधि अवधि होता है, अवधि नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। तो कृष्णा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी या फिर यशोदा। तो इसमें जो द्रौपदी है यह कृष्णा का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे बिन पग चले सुने बिनु काना, कर विदु कर्म करे विधि नाना, यहाँ विभावना अलंकार होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द सही होगा। तो जो कवि तत्काल रचना करता है उसे क्या कहते हैं, कविराज कहते हैं, आशु कवि कहते हैं, महाकवि या फिर कविश कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो तुरंत रचना करता हो वह आशु कवि कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है। तो कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है, क्या रामचरितमानस है, साकेत है, विनय पत्रिका या फिर दोहावली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो साकेत है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, यह आधुनिक काल का राम काव्य है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे ये बताना है, महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जयसिंह के या फिर तेज सिंह के। तो बिहारी जी जयसिंह के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, वापसी किस विधा में रचित है। जो वापसी रचना है वह किस विधा की रचना है ये बताना है, क्या आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है या फिर यात्रावृत्त। तो वापसी जो है यह कहानी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कहानी विधा की रचना है। तो दोस्तों हमारी जो प्रश्न श्रृंखला थी आज इतनी तक ही है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी तो नहीं जा रही है, आधे घंटे की मैक्सिमम बना रहा हूँ वीडियो, जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और फास्ट रिवीजन के तौर पे आप लोग देखते रहिए। कम से कम एक वीडियो 2 बार 3 बार देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और आप मेरे चैनल को लाइक नहीं करते तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।